बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़ीरेक्स बायोलॉजी। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन, और ये हम लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर रहे थे, बट हमने उसके पहले दो कंपोनेंट्स को या पार्ट्स को डिस्कस किया, जिसमें हमारे पास ऑरल कैविटी थी और सेकंड नंबर पे हमने स्टमक में बात की। स्टमक तक जो डाइजेशन का प्रोसेस था उसने फूड को काइम में कन्वर्ट कर दिया था, बट अभी भी कुछ ऐसे कंपोनेंट्स मौजूद थे जिनको डाइजेस्ट करना ज़रूरी है। तो उसकी कंप्लीट डाइजेशन के लिए अब उसको गुजारा जाएगा एक अदर पार्ट ऑफ गट से, जो कि हमारे पास कहलाती है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के हमारे पास तीन बेसिक पार्ट्स हैं। वन इज़ द ड्यूडेनम, सेकेंड वन इज़ द जिजेनम, थर्ड वन इज़ द इलियम। जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो ड्यूडेनम से लेकर जिजेनम पर आकर ख़त्म हो जाएगा, और उससे ऑनवर्ड जो है वो फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं ड्यूडेनम के बारे में। तो ड्यूडेनम जो है, हमारे पास ड्यूडेनम की लेंथ है 20 से 25 सेंटीमीटर्स। ये जेजुनम की निस्बत थोड़ी सी कम लंबी होती है। और सेकेंडली, जब काइम इसमें दाखिल होता है, काइम कहाँ से आ रहा है? ये स्टमक से डाइजेस्ट होके आ रहा है। इसमें से जो प्रोटीन थी वो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोटीन इसमें से डाइजेस्ट हो चुकी है, और इसको एक सूप लाइक मिक्सचर में कन्वर्ट कर दिया गया, जिसे हम काइम का नाम दे रहे हैं। क्योंकि वो एसिडिक एनवायरनमेंट से होकर आ रही है, तो वो फौरी तौर पे जब ड्यूडेनम की वॉल को टच करती है तो वो स्टिमुलेट करेगी दो किस्म की सिक्रीशंस को। पहली हेपेटिक सिक्रीशन है और सेकंड वन इज द पेनक्रियाटिक सिक्रीशन। और ये दोनों की दोनों सिक्रीशंस जो हैं दैट आर कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन कॉल्ड एज सिक्रेटिन, जिसको हम किसका नाम देंगे? सिक्रेटिन का। अब सिक्रेटिन जो है वो इन दोनों सिक्रीशंस को कंट्रोल कर रहा है, और ये दोनों जो सिक्रीशंस हैं दे आर सिक्रेटेड बाय डिफरेंट ग्लैंड्स। लाइक अगर सबसे पहले मैं पेनक्रियाटिक सिक्रीशंस की बात करूं, तो पेनक्रियाटिक सिक्रीशंस जो है दैट आर कंट्रोल्ड बाय द पेनक्रियास, और जो हेपेटिक सिक्रीशंस हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय द लिवर। अब पेनक्रियास की तरफ आ जाते हैं। पेनक्रियास जो है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट ग्लैंड है हमारी बॉडी का, जो कि डुअल ग्लैंड भी कहलाता है, क्योंकि ये एंडोक्राइन के तौर पे भी फंक्शन कर रहा होता है और एक्सोक्राइन के तौर पे भी फंक्शन कर रहा होता है। एंडो और एक्सो में क्या फ़र्क होता है? अगर सिंपल अल्फाज में आपको समझाना चाहूँ तो एंडोक्राइन जो है वो बेसिकली डक्टलेस ग्लैंड है, जिसकी जो भी सिक्रीशन होगी तो उसमें वो जो पाथवे इस्तेमाल करेगा टू रीच द टारगेटेड टिश्यू, वो हमारे पास ब्लड होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो उसमें फिर हमारे पास क्या है? ये डक्टेड ग्लैंड कहलाता है। इसमें बकायदा डक्ट होगी जहां से सिक्रीशंस को टुवर्ड्स दैट टारगेटेड टिश्यू या पार्ट तक पहुंचा दिया जाएगा। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पे ये सिक्रीट कर रहा है एक जूस, जिसे हम नाम देते हैं पेनक्रियाटिक जूस। और ये जूस का वर्ड पहले भी इस्तेमाल हो चुका है। अगर आपको याद हो तो हमने गैस्ट्रिक जूस की बात की थी, जो कि स्टमक के अंदर सिक्रीट होता था और उसको एक हार्मोन कंट्रोल कर रहा था जो कि गैस्ट्रिन था। अब पेनक्रियाटिक जूस जो है दैट इज ऑल्सो द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स। तो वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे अमाइलेज है, सेकंड नंबर पे हमारे पास लाइपेज है, फिर हमारे पास ट्रिप्सिनोजन है, और फोर्थ वन हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट है। हर कंपोनेंट का अपना अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है, और इन्हीं का मिक्सचर जो है ये कंप्लीट एक पेनक्रियाटिक जूस कहलाएगा। अब अमाइलेज की तरफ आ जाते हैं। अमाइलेज एक ऐसा एंजाइम है, ठीक है, जो कि हमारे पास डाइजेस्ट करता है स्टार्च को, यानी कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करेगा। और सेकंड नंबर पे लाइपेज एंजाइम, लिपिड से निकला, और एज वर्ड जहां पे भी ज्यादातर इस्तेमाल होगा वो नॉर्मली एंजाइम के लिए होगा। तो लाइपेज एंजाइम का काम है जो फैट्स मौजूद है फूड के अंदर यानी काइम के अंदर, उसको क्या करे? सिंपली उनको फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर दिया जाए। तीसरे नंबर पे हमारे पास जो ट्रिप्सिनोजन है, ये बेसिकली प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है जस्ट लाइक पेप्सिनोजन, और इसको भी इनएक्टिव फॉर्म में ही सिंपली सिक्रीट किया जाता है। और इसको एक्टिवेट करने के लिए एक एंजाइम रिक्वायर्ड होता है और स्पेसिफिक एनवायरनमेंट रिक्वायर्ड होता है। और एंजाइम कौन सा है जी? वो हमारे पास एंटेरोकाइनेज है। तो एंटेरोकाइनेज जो है वो एक्टिवेट करता है ट्रिप्सिनोजन को, जो कि उसे कन्वर्ट करेगा ट्रिप्सिन में। ट्रिप्सिन हेल्प करेगा डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में। फोर्थ वन हमारे पास जो है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या काम है? वो कहते हैं जी कि सोडियम बाइकार्बोनेट न्यूट्रलाइज द काइम। अब काइम क्योंकि आ रहा है स्टमक से, और स्टमक के जब वो पाइलोरिक रीजन से गुजरता हुआ ड्यूडेनम में दाखिल हो रहा है, तो उस टाइम पे उसका पीएच जो है वो बहुत लो होती है,
और स्लो पेज पे कभी भी ये जो एंजाइम है हमारे पास अमाइलेज, लाइपेज या ट्रिप्सिनोजन, वो वर्क नहीं कर सकते। तो उसको न्यूट्रलाइज करना क्या है, जरूरी। तो यहां तक आके पेनक्रियास का रोल क्या होता है, कंप्लीट, जो कि पेनक्रियाटिक सिक्रीशन की शक्ल में हमें पेनक्रियाटिक जूस प्रोवाइड करता है। सेकंड नंबर पे जो चीज़ है वो हमारे पास है लिवर। लिवर के कई काम है हमारी बॉडी में, और उसमें एक काम डाइजेशन से रिलेटेड भी शामिल है। अब लिवर जो है हमारे पास सिक्रीट करता है बाइल को। बाइल एक ग्रीन कलर का वाटरी फ्लूइड होता है, और इसका काम जो है दैट हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फूड। इमल्सिफिकेशन में क्या होता है कि ये खुद में कोई एंजाइम नहीं है, ये सिंपली क्या कर रहा है, जो फैट्स हमारे मौजूद हैं फूड में यानी काइम के अंदर, उसको क्या करेगा, ब्रेक करेगा छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में। अब ग्लोब्यूल्स में उसको कन्वर्ट करने का मकसद ये है ताकि हमारे पास यहाँ पे जो लाइपेज एंजाइम है वो सिंपली क्या कर सके, उसको अच्छे तरीके से डाइजेस्ट कर सके, ताकि उसका मैक्सिमम सरफेस एरिया उसे मिले। अब बाइल जो है वो सिंपली बाइल डक्ट के थ्रू लिवर से ट्रैवल करता हुआ ड्यूडेनम में आएगा, और आपके पास यहाँ पे समटाइम्स बाइल को स्टोर भी किया जाता है। लिवर के पास एक ऑर्गन होता है जिसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं, या इसे पित्ता भी कहा जाता है। अब बाइल की अगर कंपोजिशन की बात की जाए तो मैंने पहले ही आपको बताया कि किसी किस्म का इसमें कोई एंजाइम मौजूद नहीं है, सिंपल सॉल्ट्स हैं जो कि एक एमल्सिफिकेशन के प्रोसेस को प्रोसीड करने में मदद करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ड्यूडेनम का फंक्शन कंप्लीट हो जाता है। देखने में इस तरह लग रहा है कि हमने तकरीबन तमाम जो डाइजेस्टेड मटेरियल हैं जिनको डाइजेस्ट होना चाहिए था वो कर चुके हैं, बट समटाइम्स वो कहता है कि कुछ ऐसे फूड में पार्टिकल्स या ऐसा मटेरियल रह जाता है जो कि अभी भी डाइजेस्ट होना बाकी है। तो फिर वो कहाँ पे जाके पकड़ा जाता है, वो जाके पकड़ा जाएगा जेजनम में। जेजनम की लेंथ की बात की जाए तो ये 2.4 मीटर्स इन लेंथ होती है, और इसका बेसिक फंक्शन सिंपल सा है, that help in the complete digestion of the food that escape undigested from the duodenum। ये उस फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, यानी कंप्लीट डाइजेशन में, जो कि अभी भी अनडाइजेस्टेड रह गया ड्यूडेनम में से, और यहां पे आके डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब वो जो डाइजेस्टेड फूड है उसको अब आपने लेकर जाना है ब्लड की तरफ या बॉडी की तरफ, क्योंकि बॉडी की तरफ ले जाना है तो हमें एक ट्रांसपोर्ट मटेरियल चाहिए जो कि हमारी बॉडी में ब्लड की शक्ल में मौजूद होता है। लेकिन हाल ही ब्लड नहीं है जो कि उसकी ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा, कुछ अदर कंपोनेंट्स भी हैं जिस पे हम बात करेंगे। अब वो अदर कंपोनेंट्स कौन से हैं, लाइक हमारे पास जेजुनम के बाद जो फौरी नेक्स्ट आपके पास आ रही है गट का पार्ट, वो हमारे पास इलियम है, जहां पे मैंने आपसे कहा कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होगी, यहां तक आके हमारे पास डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका। अब इलियम में क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हो रहा है। अब जब हम इलियम को देखते हैं, इसके नाली को जब हम काटते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं कि देयर इंटरनल सरफेस हैव फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स विच आर वेलवेटी इन अपीयरेंस। बड़ी खूबसूरत सी वेलवेटी उसकी अपीयरेंस होती है। उन आउटग्रोथ्स को हम नाम देते हैं विलाय का, और वो उसके अंदर इनर फोल्ड्स होते हैं ताकि मैक्सिमम सरफेस एरिया प्रोवाइड किया जा सके। जब सरफेस एरिया मिलेगा तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हो पाएगी। लेकिन एक और अमेजिंग फैक्ट ये है कि विलाय को जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो विलाय जो है दे हैव फर्दर इनफोल्डिंग्स इन देम, जिन्हें हम माइक्रोविलाय का नाम देते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक सिंपल सी डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की है कि लाइक हमारे पास ये एक इलियम है, इलियम में ये रेड पोर्शन जो इनर फोल्ड्स आपको नजर आ रहे हैं ये सिंपली विलाय हैं, और आपके पास जो ये ब्लू कलर में मैंने रिप्रेजेंट किए हैं ये बेसिकली माइक्रोविलाय हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हद तक जो है सरफेस एरिया को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अब माइक्रोविलाय जो है इनको जब हम देखते हैं तो इनके अंदर दो बेसिक पार्ट्स जो हैं साथ अटैच्ड होते हैं। एक ब्लड कैपिलरीज, हमें पता है कि ब्लड कैपिलरीज ब्लड वेसल का वो हिस्सा है जहां पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल किया जाता है बॉडी में, वो चाहे किसी गैसेस एक्सचेंज की शक्ल में हो चाहे वो कोई मटेरियल की शक्ल में हो। तो ब्लड कैपिलरीज का मेन रोल है। और सेकंड नंबर पे एक पार्ट होता है उसे हम नाम देते हैं लैक्टियल, ये बेसिकली पार्ट है लिम्फेटिक सिस्टम का। अब ब्लड कैपिलरीज क्या करेंगे, जो सिंपल अमाइनो एसिड डाइजेस्ट हो चुके हैं, कार्ब्स छोटे छोटे पड़े हैं या फैट्स हैं, उनको डिफ्यूजन करेगा और सिंपली लेकर चल पड़ेगा अपनी डेस्टिनी की तरफ जहां जहां उसकी जरूरत होगी। लेकिन कुछ ऐसे फैट्स और ग्लिसरॉल होंगे जिनको डायरेक्टली ब्लड कैपिलरीज जो है वो कैरी नहीं कर सकती, तो वो उनका रूट थोड़ा सा बदला जाएगा। उनको सबसे पहले लैक्टियल में दाखिल करवाया जाएगा और लैक्टियल में प्रोटीन्स मौजूद होंगी जो कि उनके साथ कंबाइन होंगी और एक कंजुगेटेड मॉलिक्यूल बन जाएगा जिसे हम नाम देंगे लिपोप्रोटीन का।
जब ये लिपोप्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएंगी तो अब लिपोप्रोटीन जो है वो तैयार है किसके पास जाने के लिए, ब्लड वेसल के पास। लेकिन वो कौन सी डक्ट के थ्रू लिम्फेटिक सिस्टम के जा रही है, वो थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट का इस्तेमाल करेगी। जब वो उसके अंदर दाखिल हो जाएगी तो वो देन अगेन अब फैट जो है वो तैयार है किसके लिए, स्टोर होने के लिए, लिवर में स्टोर हो सकती है, या सेकेंडली उसको हम रेस्पिरेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, या समटाइम्स हम देखते हैं कि हमारी स्किन के नीचे भी जो फैट्स डिपॉजिट होते हैं वो यहीं से लाए जाते हैं। तो यहां पे आके अब अगर हम देख रहे हैं तो हमारे पास डाइजेशन भी हो गई कंप्लीट और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड भी हो गई। अब पीछे जो हमारे पास बाकी चीजें बची हैं वो है अनडाइजेस्टेड फूड, जो कि हमारी बॉडी को जरूरत उसकी नहीं है और हम उसको बॉडी में से डेफिकेट करना चाहते हैं। तो डेफिकेट करने के लिए फिर हमारे पास पार्ट आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन का। लेकिन एक बात अभी भी हमारे ज़हन में होनी चाहिए कि इस डेफिकेटेड प्रोडक्ट में कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें मौजूद हैं जो कि पानी और सॉल्ट्स की शक्ल में है। तो इनकी भी एब्जॉर्प्शन को करवाना जरूरी है, अदरवाइज हमारे लिए कई किस्म की कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। अब हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं, पहला सीकम है, दूसरे नंबर पे हमारे पास कोलोन है, तीसरे नंबर पे हमारे पास रेक्टम है। अब सबसे पहले सीकम की बात कर लेते हैं। सीकम जो है ये बेसिकली एक ब्लाइंड सैक है जिसके अंदर कोई इंटरनल ओपनिंग्स नहीं है, सिंपली इसके साथ एक अटैच होता है। वो कहता है कि दैट आर द ब्लाइंड सैक्स विच आर प्रेजेंट बिटवीन द इलियम एंड कोलोन एंड दे हैव फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। समटाइम्स इसके साथ सीकम के साथ कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कनेक्टेड होती हैं जिन्हें हम नाम देते हैं अपेंडिक्स का। ये बेसिकली एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं, विच आर द रूडिमेंट्री पार्ट which are functional in our ancestors but now there is no function, और ये रिड्यूस शक्ल में मौजूद है। तो ये एक सिंगल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन वहां पे मौजूद होगा जिसे हम अपेंडिक्स का नाम देते हैं। कभी कभार अगर आपका फूड का कोई भी पार्टिकल जिसे हम कहते हैं कि एक्सीडेंटली दाखिल हो जाए इस अपेंडिक्स में, तो अपेंडिक्स में किसी किस्म के कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है और सेकेंडली इसका कोई फंक्शन नहीं है, तो देखा ये गया है कि अपेंडिक्स जो है वो इन्फ्लामेट होना शुरू हो जाती है, सूजना शुरू हो जाती है और उसे शदीद पेन होती है बॉडी में, और फिर हमें जिस चीज़ का सामना करना पड़ता है दैट इज अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस का सिंपल सा इलाज ये है कि इसको बॉडी से सर्जिकली रिमूव कर दिया जाएगा, तो देन आप रिकवर कर सकते हैं। फिर सीकम से आगे जब अनडाइजेस्टेड फूड मूव करता है तो वो कोलोन में जाता है। कोलोन का असल काम है ये किस में हेल्प कर रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स इन ब्लड। यानी सिंपल क्या करेगा, वाटर सॉल्ट्स को उठाएगा और ब्लड तक पहुंचा देगा। लेकिन अब कितना पानी और सॉल्ट जाना चाहिए जो कि नॉर्मल डेफिकेशन में हेल्प करे, तो वो क्या उसने 2 एक्सट्रीम्स का जिक्र किया है, एक डायरिया है और एक कॉन्स्टिपेशन है, जो कि बेसिकली डिसऑर्डर्स में आ जाएंगे। डायरिया में क्या होगा कि अगर पानी जो है जो आपके अनडाइजेस्टेड फूड में मौजूद है उसमें पानी कम एब्जॉर्ब हो तो आपको डायरियाटिक कंडीशन का सामना करना पड़ेगा, जिसमें सिंपली आप कहेंगे कि लूज मोशंस या बाउल मूवमेंट बड़ी स्मूथ हो जाएगी और उससे कई किस्म का आपको डिहाइड्रेशन तक का भी सामना करना पड़ सकता है। तो डायरिया जो है वो एक आपके पास एक्सट्रीम है जो कि प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। सेकंड एक्सट्रीम जो है हमारे पास कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है कि ज़्यादा पानी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से जो स्टूल या फीकल मैटर है वो ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, जिसको डेफिकेट करना मुश्किल है। तो ये दोनों जो डायरिया और कॉन्स्टिपेशन है ये किसी भी इन्फेक्शन या ड्रग्स की वजह से भी हो सकती हैं। लेकिन अगर हम इन दोनों को इग्नोर करते हुए आगे चलें तो हमारे पास फिर फीकल मैटर है जो कि अब तैयार है बॉडी से डेफिकेट होने के लिए। तो फीकल मैटर में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, तो दैट कंटेन वाटर, बाइल, बैक्टीरिया, स्लॉट ऑफ सेल्स और प्लांट फाइबर्स एक्सेट्रा। इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है, तो इसको सिंपली बॉडी में से अब हम क्या कर देंगे, निकाल देंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो लार्ज इंटेस्टाइन में आपके पास है, हमारे पास बैक्टीरिया की 2 किस्में होती हैं। एक किस्म कहलाती है गुड बैक्टीरिया, एक कहलाती है हमारे पास बैड बैक्टीरिया। बैड बैक्टीरिया हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है, सिंपली वो कई किस्म के इन्फेक्शन का बायस बन सकते हैं, कई किस्म की बीमारियों का बायस बन सकते हैं। लेकिन गुड बैक्टीरिया का होना हमारी बॉडी के लिए बेहतर भी है और उससे कई किस्म की चीज़ें हमें बनी बनाई मिल जाती हैं। अगर हम देखें तो लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरिया विच सिंथेसाइज डिफरेंट काइंड ऑफ विटामिन, बट स्पेशली हम उसे कहते हैं कि दे प्रोड्यूस विटामिन के, जो कि अगेन ब्लड में चला जाता है और बॉडी उसको यूटिलाइज कर लेगी। अब कोलोन के बाद जो बारी आ जाती है, मैंने कहा कि अब फीकल मैटर तैयार है फॉर डेफिकेट, तो रेक्टम के पास जाएगा। रेक्टम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि फीकल मैटर को टेम्परेरली अपने अंदर स्टोर कर लेता है, थोड़ी देर के लिए रोकेगा।
देन उसको फिर इंटरवल्स की शक्ल में एनस के थ्रू बॉडी में से डेफिकेट कर दिया जाएगा। अब एनस की अगर बात की जाए तो एनस के अंदर हमारे पास क्या है, दे आर सराउंडेड बाय टू स्फिंक्टर्स, दो बेसिकली कह लें कि ओपनिंग्स हैं, सुराख हैं जहां से ये गुजरेगा। पहली जो अंदर वाली साइड पे मौजूद है उसे हम स्मूथ मसल्स पर मुश्तमिल कहते हैं कि वो उसके अंदर जो टाइप ऑफ मसल्स हैं वो स्मूथ मसल्स हैं जो कि हमारी कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं होते। लेकिन सेकेंडली अगर हम देखें तो आउटर जो रीजन है उसके अंदर स्ट्राइप्ड मसल मौजूद हैं जो कि जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं कॉन्शियसली और उसको अपने मुताबिक चला सकते हैं। अगर आप देखें तो थोड़ी देर के लिए जो एक एडल्ट है या जो एक हम चाइल्ड से बड़ी एज का बात करें तो उसके अंदर ये स्ट्राइप मसल होते दोनों के अंदर है, बच्चे के अंदर भी है और बड़े के अंदर भी, बट बड़ा जो है इसको कॉन्शियसली कंट्रोल करना जान जाता है और बच्चा जो है उसको देन फिर डायपर की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज होते हैं उसके पास स्ट्राइप मसल लेकिन वो लर्न करता है अपनी ज़िंदगी के साथ साथ और एक्सपीरियंसेस के साथ साथ, तो देन उसके फिर बिहेवियरल चेंज के अंदर ये स्ट्राइप मसल्स को कंट्रोल करना भी शामिल हो जाता है। तो इस तरह जो है हमारे पास ये डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन कंप्लीट होता है और हमने देखा कि किस तरह डाइजेशन का प्रोसेस हुआ और किस किस मराहिल से हमें गुजरना पड़ा। तो ये आज का हमारा सेकंड पार्ट था डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन का। उम्मीद है कि इसमें काफ़ी हद तक जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपको मिल चुकी होगी रिलेटेड टू डाइजेशन। बाकी इंशाल्लाह होती है नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।